हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाइंडर एकेडमी। आज लेक्चर जो है काफी दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसका रीजन मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता चुका हूँ। ठीक है। एज आई हैव बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट टीचर फॉर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स एंड along with that English is also so my time is now get divided. So I have to manage my times and हमें जो हमारा जो कोर्स है, जो वीडियोस है, जो यूट्यूब चैनल है, उसको भी साथ ही साथ मैनेज करना है और जो स्कूल है उसको भी मैनेज करना है। दैट इज वाई लेक्चर जो है थोड़े मतलब लेट आ रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि मैंने जो कोर्स है वो अपलोड करना छोड़ दिया, मतलब वीडियोस वगैरह जो अपलोड करने छोड़ दिया। ऐसा इसका बिल्कुल जो है मतलब नहीं है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हम कोर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हम मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल। सो हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शन का कोर्स है दैट विल बी कंप्लीट, दैट विल बी कंप्लीटेड। ठीक है। अभी देखो, हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में मौर्यन एम्पायर जो है उसके सोर्सेज क्या है। ठीक है, उसके प्रीवियस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था। फिर ओरिजिन के बारे में जो थेरीज थी उनको हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है। फिर हमने देखा था कि चंद्रगुप्त जो था, चंद्रगुप्त और जो उसकी जो फाउंडेशन था, उसने किस तरीके से मौर्य एम्पायर को स्टैब्लिश किया था, किस तरीके से जो आपका धनानंद है ना उसको एक तरीके से डिथ्रोन, मतलब जो धनानंद का जो एम्पायर था उसको डिथ्रोन करके, ठीक है, फिर उसको मार दिया था और यहाँ पे आपके जो मौर्य एम्पायर की जो है स्थापना इसने की थी। फिर हमने देखा था कि जो बिंदुसार था इसका बेटा, इसके बारे में हमने देखा था। ठीक है। फिर कौटिल्य और अर्थशास्त्र को भी हम डिस्कस कर चुके हैं और जो सोर्सेज थे उसमें हमने एडिट को भी कवर किया था। आज का जो लेक्चर होगा ना हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो अशोका वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं अशोका, और जो उसका धम्मा का कंसेप्ट है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अशोका के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने की आज कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले तो ये था नंदा एम्पायर। तो इसको नंदा एम्पायर को जो है ना एक्सटेंड किया था किसने, चंद्रगुप्त ने और बिंदुसारा ने। तो ये जो एम्पायर था ना, आप देख सकते हो कितना वास्ट एम्पायर है ये, आपके अशोका ने इनहेरिट किया था। ठीक है, आपके अशोका ने इनहेरिट किया था, लेकिन इसने इनहेरिट तो किया, लेकिन इसने इस एम्पायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की थ्रू द कंसेप्ट ऑफ धम्मा। और कलिंगा वॉर के बाद जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था, और कलिंगा के ऊपर उसने क्या किया था, कब्जा किया था। कलिंगा वॉर हुआ था, आपको पता है। और फिर उसके बाद जो उसकी जो पॉलिसी थी वो टोटली चेंज हो गई थी। एक क्रूएल और वॉर लविंग जो राजा था वो एक तरीके से पीस लविंग बन चुका था, एक मॉन्क की तरह वो बन चुका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसने वॉरफेयर छोड़ दिया था। ठीक है। तो उसने एम्पायर काफी जो है वो एक्सटेंड किया था, ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया, और इसीलिए उसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर जो है कहा जाता है। ठीक है। अभी देखो कि अशोका जो है ना वो सबसे पहले गद्दी पे कब आया, वो आया 286, सॉरी 268 बीसी में। कुछ लोग बोलते हैं 272 बीसी में। तो जो डेट है ना वो थोड़ा कंट्रोवर्सी है, लेकिन हमें उसमें जाना नहीं है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या डेट थी। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि जो अशोका था वो थर्ड सेंचुरी बीसी के एंडिंग में था। ठीक है। और मौर्यन एम्पायर का सबसे बड़ा राजा था, और उसकी जो पॉलिसीज थी ना वो हमारे ज्यादा जरूरी है। उसका जो धम्मा कंसेप्ट है ना वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि वो डेथ ऑफ एक्सेशन और सक्सेशन क्या है, दैट डजंट मैटर। अभी जो अशोका है ना इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि अशोका जो था एक इंडियन एम्पायर था ऑफ मौर्य एम्पायर। ठीक है। ये बिंदुसार और जो क्वीन सुभद्रंगी था इसका कौन था, बेटा था। ठीक है। अभी अशोका वंदना जो टेक्स्ट है ना, इसमें अशोका की जो मदर है और जो क्वीन है सुभद्रंगी, इसको ऐसा बताया गया है कि इसको राजा से दूर रखा गया था। ठीक है, कोर्ट इंटरव्यूज के कारण कोर्ट में जो मतलब झगड़े और जो चलता रहता है ना, आपको पता है कि पैलेसेस वगैरह में ऐसा कुछ चलता रहता है। तो इसके कारण जो इसकी जो माता थी इसको दूर रखा गया था, लेकिन फाइनली शी बोर सन इन द फॉर्म ऑफ अशोका। और जब अशोका का जन्म हुआ ना, तब किसी राजा ने, किसी पंडित ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अशोका जो है काफी ग्रेट रूलर बनने वाला है। अभी जब इसके फादर की जो रेंज चल रही थी, मतलब बिंदुसारा जब राजा था, तब इसको उज्जैनी और तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया था। और जब ये उज्जैनी और तक्षशिला में गवर्नर था ना, तो यहाँ पे रिवोल्ट हुआ था। ठीक है। और इस रिवोल्ट को इसने सक्सेसफुली क्या किया था, सप्रेस किया था। मतलब इसके वजह से रिवोल्ट नहीं हुआ था, वहां के जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जो थे ना, उनके माल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से और उनके करप्ट प्रैक्टिस की वजह से जो वहां के लोगों ने रिवोल्ट किया था। लेकिन जो आपका जो अ, एक तरीके से अशोका जो है ना, इसने एक सक्सेसफुली उन रिवॉल्ट को क्रश कर लिया था। तो वहीं से जो है ना बिंदुसार को पता चल गया कि ये जो बेटा है अपना, ये काफी क्या है, एक तरीके से मतलब एबल है। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि बिंदुसार इसको इतना पसंद नहीं करता था अशोका को, क्योंकि ये थोड़ा मतलब अगली सा इसका फेस वगैरह था। मतलब इसका जो अपीयरेंस था ना वो इतना अच्छा नहीं था। तो बिंदुसार जो था ना इसके बड़ा, मतलब उसका बड़ा बेटा जो था, अशोका का जो बड़ा भाई था, उसको ज्यादा प्रेफर करता था, और उसी को वो क्राउन प्रिंस भी था। ठीक है। और जो प्रिंस होता है वही फिर बाद में राजा बनता है, लेकिन अशोका राजा बना है। वो कैसे बना है वो आगे देखते हैं, उसकी रिगार्डिंग काफी थेरीज हमारे पास है। अभी ऐसा माना जाता है कि ये इंडिया का ग्रेटेस्ट एम्पायर है। ठीक है। उसने चंद्रगुप्त का जो एम्पायर था वहां पे तो मतलब जो चंद्रगुप्त से एम्पायर मिला उसको तो उसने कंसोलिडेट करके रखा ही, लेकिन उसने बढ़ाया है। अभी कहाँ तक बढ़ाया, तो प्रेजेंट अफगानिस्तान तक बढ़ाया है।
फिर बांग्लादेश तक ईस्ट में इसने बढ़ाया, ठीक है, और एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इसने कवर किया था एक्सेप्ट प्रेजेंट डे तमिलनाडु, और यहाँ पे चोलास और पांड्या जो रूल कर रहे थे, ठीक है। और एम्पायर की जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, जो कि आज के प्रेजेंट डे पटना में आती है, ठीक है। और इसकी जो प्रोविंशियल कैपिटल थी ना वो काफी थी, जैसे तक्षशिला वगैरह हो गया, उज्जैन हो गया, ठीक है। अशोका ने वो कलिंगा वॉर के बाद जो है वो ब्लड शेड वगैरह जो उसने देखा, और जो भी उधम मचा था और जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ था वो उसने देखा, और उसका हृदय परिवर्तन हुआ, और फिर उसने शपथ ले ली कि वो कभी भी मतलब इस तरीके से वॉर नहीं लड़ेगा, ठीक है। और फिर उसने बाद में ऐसा माना जाता है कि बुद्धिज्म को एक तरीके से पैट्रोनाइज किया था और बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, और जो बुद्धिज्म आज जितने भी आपको अक्रॉस एशिया फैला हुआ दिखता है, पूरी दुनिया में फैला हुआ दिखता है, वो अशोका की वजह से, ठीक है। तो अशोका का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है बुद्धिज्म को अक्रॉस द वर्ल्ड जो है स्प्रेड करने में, या फिर एशिया स्प्रेड करने में। अभी दीपा वंशा और महावंशा जो जैसे जो क्रोनिकल्स है, श्रीलंकन क्रोनिकल्स, यहाँ पे अशोका और जो देवी है जो डॉटर थी मर्चेंट ऑफ विदिशा की, इनके स्टोरी के बारे में, लव स्टोरी के बारे में यहाँ से आपको थोड़ा बहुत जो है देखने को मिलेगा। अभी उसके बाद इसकी शादी हो गई, ठीक है, इन दोनों की, और इनके जो बेटे थे उनका नाम था महिंद्रा और संघमित्रा, जिनको एज ए मैसेंजर और एज ए प्रोपोगेटर ऑफ बुद्धिस्ट धर्म या फिर धर्म भेजा गया था बाय अशोका इन श्रीलंका। ये जो टेक्स्ट है ये ना, यहाँ पे आपको कुछ और रानी रानी जो है ना, कुछ और ट्विंस जो है उनके नाम भी देखने को मिलेंगे, जो कि अशोका ट्विंस थे, जैसे कि पद्मावती, फिर असांधीमित्ता और तिसारिकित्ता, और एक और रानी का नाम है यहाँ पे करुवकी, जो कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से इनके बारे में आपको पता चलेगा कि ये काफी जनरस थी, जिन्होंने गरीब लोगों की काफी मदद की थी, ठीक है। संस्कृत जो नेम है अशोका के, उसका मतलब होता है पेनलेस और विदाउट सॉरो, ठीक है। और आपको पता है कि अशोका एक नेचर लवर था, ठीक है, मतलब उसको निसर्ग से काफी, नेचर से काफी एक तरीके से उसको लगाव था, और इसीलिए उसी के नाम पे जो एक ट्री है उसका नाम दिया गया अशोका ट्री, आपको पता होगा। और उसके जो इडिक्ट्स है ना, उसमें उसने खुद को देवन प्रिय कहा है, देवन प्रिय मतलब बिलोड ऑफ गॉड, ठीक है, बिलोड ऑफ गॉड, ठीक है। और प्रियदर्शन, प्रियदर्शन का मतलब होता है वन हु रिगार्ड्स एवरीवन विद अफेक्शन, मतलब जो सबसे बंधु भाव से रहता हो, ठीक है। तो ये दो नाम आपको पता होना चाहिए कि देवन प्रिय और प्रियदर्शी, ये किसके है, तो ये है अशोका के, और ये खुद इसने खुद को मतलब ऐसा इपिथेट दिया है, एपिथेट मतलब क्या, एडजेक्टिव दिया है, ठीक है। अभी इसके जो बर्थ डेट है ना, इसके रिगार्डिंग कुछ कंट्रोवर्सी है, लेकिन इतना ज्यादा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है कि अशोका की जो बर्थ डेट है ना वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अशोका जो था वो 3rd सेंचुरी बीसी में ही था। क्यों? क्योंकि उसके कुछ कंटेम्पररी जो है ना, जैसे कि एंटिकोस, फिर टोलेमी और एंटीगोनस, ये जो राजा है ना, हेलिस्टिक राजा, तो इनकी डेट कंफर्म है कि ये 3rd सेंचुरी बीसी में थे। और अशोका के जो इंस्क्रिप्शन है ना, तो अशोका के इंस्क्रिप्शन में इनका जो रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब ये अशोका के कंटेम्पररी थे, और इनकी डेट फिक्स है, मतलब कि अशोका 3rd सेंचुरी बीसी में, ठीक है। अशोका के खुद के जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, उसके उसने जो खुद इंस्क्रिप्शन बनाए थे, रॉक्स पिलर्स या फिर स्टोन पिलर्स जो थे ना, उस पे उसने कहीं भी खुद के अर्ली लाइफ के बारे में मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो ये इसके बारे में हमें काफी कम जानकारी जो है उसके खुद के इंस्क्रिप्शन से मिलेंगी। उसके जो इंस्क्रिप्शन है ना, यहाँ पे उसने धम्मा का कंसेप्ट काफी ज्यादा प्रमोट किया थ्रू इंस्क्रिप्शन, ठीक है। रॉयल ऑर्डर्स काफी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके अर्ली लाइफ के बारे में अशोका ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। फिर आगे देखते हैं कि अशोका जो है वो गद्दी पे कब बैठा था, एक्सेस इनटू थ्रोन। अभी ऐसा माना जाता है, कुछ ऐसे हिस्टोरियंस है, ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि अशोका जो है वो काफी क्रूएल था, उसने अपने काफी भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा था अराउंड 99 टू 100। तो ये जो फिगर्स है ना वो काफी एग्जैगरेशन है, देखते हैं आगे क्या सच्चाई है। तो जो लीजेंड्स है, लीजेंड मतलब कि जो कथा जो होते हैं, लेजेंड मतलब कथा है जिनका कोई हिस्टोरिकल बेस नहीं होता, उनका ऐसा कहना है कि अशोका वाज नॉट अ क्राउन प्रिंस, ठीक है, अशोका वाज नॉट अ क्राउन क्राउन प्रिंस। उसका जो भाई था ना, बड़ा भाई, वो क्राउन क्राउन प्रिंस था, मतलब कि क्राउन प्रिंस वो होता है जिसको राजा के बाद राजगद्दी मिलती है, ठीक है। तो महावंशा जो है ना, उनका ऐसा कहना है कि जब बिंदुसारा बीमार हो गया तो अशोका जो है पाटलिपुत्र वापस आया उज्जैन से, जहाँ पे वो गवर्नर था, और उसने पूरे कैपिटल का कंट्रोल ले लिया, और पिताजी के डेथ के बाद अशोका ने उसका जो बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई, उसको मार दिया, ठीक है, और वो खुद गद्दी पे बैठ गया। द टेक्स्ट ऑल्सो स्टेट दैट अशोका किल्ड 99 ऑफ हिज हाफ ब्रदर इंक्लूडिंग सुमना। तो ये जो सुमन है ना, वही था इसका एल्डेस्ट ब्रदर, तो इसको मिला के 99 ब्रदर्स को इसने मार दिया था, कि ऐसा किसका कहना है, महावंशा को। अभी देखो कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि महावंशा जो यहाँ पे थोड़ी जो श्रीलंकन जो क्रोनिकल्स है या फिर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना, वो थोड़ा यहाँ पे बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं, जैसे दीपा वंशा में बोला गया कि हंड्रेड्स ऑफ हिज ब्रदर को उसने मार दिया था, और बाद में 4 साल लगे उसको, मतलब इन सबको मार के गद्दी पे बैठने में। तो ये जो एग्जैगरेशन है ना, वो इसलिए है क्योंकि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो एक तरीके से दिखाना चाहते हैं कि अशोका कितना क्रूएल राजा था, और बुद्धिज्म को अपनाने के बाद वो कितना शांत हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा एग्जैगरेशन है, हाँ उसने मारा होगा अपने भाइयों को, लेकिन इतना तो मतलब इतने भाई तो हो ही नहीं सकते ना। तो ये जो फिगर्स है जैसे कि 99 एंड 100, ये क्लियरली एग्जैगरेशन है, ठीक है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। तारानाथ नाम से एक जो तिब्बतन स्कॉलर था, उसने ऐसा कहा है कि अशोका जो था ना वो इलिजिटिमेट था,
illegitimate son of his predecessor killed 6 illegitimate princes to ascend the throne. अभी ये थोड़ा बहुत हमें सही लगता है कि 6 ठीक है, 9900 को कौन मार सकता है, इतना तो पॉसिबल नहीं है. इट इज पॉसिबल दैट अशोका वाज नॉट राइटफुल हेयर टू द थ्रोन एंड किल्ड ब्रदर्स और ब्रदर्स टू एक्वायर थ्रोन. बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इतने नहीं मारे होंगे. ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा एग्जैगरेशन हो गया. However, Buddhist sources have exaggerated the story, which attempts to portray him as an evil before his conversion to Buddhism. फिर अशोक के जो रॉक एडिक्ट है ना, नंबर 5, इसमें ऐसा मेंशन किया गया है कि कुछ ऑफिसर्स जो है ना उनको इसने रखा था. कुछ ऑफिसर्स रखे थे जिनका काम क्या था, फैमिलीज के बारे में देखना. मतलब अशोक की जो फैमिलीज है ना, जैसे ब्रदर सिस्टर्स और अदर रिलेटिव, इनके फैमिलीज को सुपरवाइज करना, उनका देखभाल करना, ये एक ऑफिसर का काम था. तो यहाँ से हमें पता चला कि अशोक के भाई बहन थे, है ना. लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो यहाँ पे बोला गया ना, यहाँ पे बोला कि फैमिलीज ऑफ ब्रदर्स सिस्टर्स एंड अदर रिलेटिव, लेकिन यहाँ पे ब्रदर्स एंड उनकी फैमिली ऐसा नहीं कहा गया. तो कुछ लोग ये भी बोलते कि रॉक एडिक्ट 5 में जो बोला गया है कि फैमिलीज ऑफ ब्रदर्स नॉट ब्रदर्स. ठीक है, तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि सारे के सारे भाई को उसने मार दिया था, लेकिन कुछ ऐसे मानते हैं कि नहीं, कुछ बचे थे. ठीक है, तो देख मतलब एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन इसमें हमें इतना जाना नहीं है, कि इतना घुसना नहीं है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि उसने कितने भाइयों को मारा है और कितने भाइयों को नहीं मारा है. अभी कलिंगा और सबसे इंपॉर्टेंट वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री में, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि 261 बीसी में ये हुआ था. आफ्टर कलिंगाज, मतलब जब वो गद्दी पे बैठा था उसके 8 साल के बाद ऐसा माना जाता है कि ये युद्ध हुआ है, और ये खुद उसने रॉक एडिक्ट 13 में जो है एक्सेप्ट किया. तो इसका मतलब इसके 8 साल पहले जो है वो गद्दी पे बैठा था, मतलब 268 और 69 के आसपास जो है वो राजा हुआ था. The edict state that during his conquest of Kalinga, 1 lakh plus men's animals were killed in action. Many times that number perished, and 1,50,000 plus men's animals were carried away from Kalinga as a captive. मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, एनिमल्स मारे गए, और इससे ज्यादा जो है 1 से 1.5 लाख जो है वो एज ए कैप्टिव, वॉर कैप्टिव जो है युद्ध कैदी के नाम से आप जिन्हें बोल सकते हो, उन्हें लेके जाया गया बाय अशोका. तो काफी ज्यादा जो है वो मास डिस्ट्रक्शन हुआ था कलिंगा वॉर में. तो क्या कॉजेस थे, सबसे पहला तो मतलब रीजन ही क्या था ना, कलिंगा वॉर हुआ है क्यों, इसका हमें रीजन जो है वो ढूंढना होगा कि क्यों इतना भयंकर और जो भयावह युद्ध हुआ था वो करना पड़ा था. तो हिस्टोरियन जो है ना, इनके कुछ डाइवर्जेंट व्यूज है. ठीक है, इसके रिगार्डिंग कि व्हाट प्रॉम्प्टेड अशोका टू इन्वेड कलिंगा. ठीक है, अभी रीजन जो टू फोल्ड है, एक तो पॉलिटिकल रीजन है और दूसरा इकोनॉमिक रीजन. अभी देखते हैं पॉलिटिकल रीजन क्या है. तो अकॉर्डिंग टू एस सी राय चौधरी, देखो आपको ये हिस्टोरियन जो है ना, इनका नाम मेंशन करना है, क्योंकि इसे हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है. अगर आप इनको मतलब जो स्टूडेंट्स इनके नाम अगर आप आंसर में यूज नहीं करोगे, तो दैट विल नॉट सेपरेट योर आंसर फ्रॉम जीएस. ठीक है, जीएस और ऑप्शनल के आंसर में फर्क होना चाहिए, और यही होता है कि हिस्टोरियोग्राफी आपको ऐड करनी पड़ती है व्हाइल यू मेंशन और यू राइट अबाउट ऑप्शनल आंसर. ठीक है, तो आपको मेंशन करना होगा जो स्टूडेंट्स है उनके नाम. तो जो एस सी राय चौधरी, उसका ऐसा कहना है कि अशोका ने कलिंगा के ऊपर अटैक इसलिए किया था क्योंकि जो कलिंगा था ना, इसने टेकिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ जनरल रिवोल्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ बिंदुसारा रूल इंडिपेंडेंस असर्ट कर लिया था. ठीक है, मतलब जो आपके जो कलिंगा के जो लोग थे, या फिर कलिंगा का जो वहाँ पे जो सरदार वगैरह थे, मतलब जो भी वहाँ पे मिनिस्टर वगैरह होंगे, जिनको पहले जो चंद्रगुप्त के पहले नंदा डायनेस्टी ने वहाँ पे हरा दिया था, और वहाँ पे नंदा डायनेस्टी का रूल था, मतलब एक तरीके से मगध एम्पायर का रूल था. तो वहाँ पे क्या हुआ, बिंदुसारा जब रूल कर रहा था, तब टेकिंग द एडवांटेज ऑफ रिवॉल्ट जो हुए थे, जब जैसे कि आपको पता है कि उज्जैन में और तक्षशिला में बिंदुसारा के रूल के दौरान रिवोल्ट हुए थे, उसका ही फायदा उठा के कलिंगा ने क्या किया था, खुद को इंडिपेंडेंटली असर्ट किया था. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं कि कलिंगा जो था उसने मिलिट्री पावर जो काफी बढ़ा ली थी फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त, क्योंकि जो चंद्रगुप्त था ना, वो चंद्रगुप्त ज्यादातर फोकस उसका जो था वो था आपके नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में, और ईस्टर्न रीजन को उसने थोड़ा निगलेक्ट कर लिया था. तो इसीलिए उन्हें वक्त मिल गया कलिंगा को कि उन्होंने वास्ट आर्मी जो खड़ी कर ली, और जो कि एक मौर्यन एम्पायर के लिए काफी खतरा जो है वो था, ऑब्वियसली खतरा था. तो इसी वजह से जो अशोका ने उनके ऊपर कब्जा, मतलब एक तरीके से वॉर डिक्लेयर किया था. अभी कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि इट वाज ट्रू दैट ड्यू टू हर कमर्शियल रिलेशन, मतलब जो कमर्शियल रिलेशन जो थे, इकोनॉमिक जो रीजंस थे वो भी थे, जैसे कि मलया, जावा और सिलोनी किंग्स जो थे ना, इनके साथ कलिंगा का अच्छा खासा जो है ट्रेड वगैरह चलता था. तो एक तरीके से काफी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वहाँ पे थी, और पॉसिबली ये भी एक रीजन हो सकता है कि अशोका को यहाँ पे क्या करना था, कब्जा करना था, क्योंकि फिर वो क्या कर सकता है, यहाँ से जो आपका जो ट्रेड होगा कलिंगा से ईस्टर्न कंट्रीज के साथ, उनको क्या कर सकता था, वो कंट्रोल कर सकता था, और लार्ज बूटी जो है या फिर टैक्सेस जो है वो वहां से उठा सकता था. फिर आर एस त्रिपाठी का ऐसा कहना है कि जो पीरियड जो था ना, ये कंफ्यूजन का पीरियड था. कब, कौन सा पीरियड कंफ्यूजन का पीरियड था, और नंदास के ओवरथ्रो के बाद. ठीक है, नंदास को जब डिथ्रोन कर दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसके बाद जो पीरियड था वो एक तरीके से कंफ्यूजन का पीरियड था. और कलिंगा जो था ना, इसने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया था. ठीक है, और क्योंकि चंद्रगुप्त जो था वो बिजी था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, बिंदुसारा जो था उसके बाद तो मतलब इतना इंटेंशन नहीं था, मतलब वो उसने उसको इतना ग्रेट कॉन्क्यूरर जो माना ही नहीं गया है.
ठीक है। और जब से कलिंगा ने खुद का इंडिपेंडेंस असर्ट कर लिया था, तो एक तरीके से आर्च एनिमी जो है वो मगधा के हो चुके थे, और वो चोलास और पांड्या के साथ भी एली कर रहे थे, ऐसा भी कुछ हिस्टोरियंस का मानना है अगेंस्ट मगधा। दैट इज वाई अशोका इन्वेडेड कलिंगा। तो कुछ पॉलिटिकल रीजन से, कुछ इकोनॉमिक रीजन से दैट यू कैन ऐड टू योर आंसर्स इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द कॉजेज ऑफ कलिंगा वॉर। Okay, so moving ahead, what were the effect of Kalinga War on Ashoka? So, invasion of Kalinga was a big milestone in the history of Magadha and of India. Obviously, it had influential consequences. It had it had credible influence on personal life and policy of Ashoka. अभी अशोका की जो लाइफ थी ना, इसके ऊपर काफी इन्फ्लुएंस हुआ है इसका, और अशोका के पॉलिसीज के ऊपर भी हुआ। क्यों हुआ और किस तरीके से हुआ, देखो अभी जो वॉर जो हुआ, वॉर में जो कैजुअलिटीज हुई और जो डिस्पेयर, मतलब जो निराशा लोगों के हाथ में लगी, जो एक तरीके से जो भी मास डिस्ट्रक्शन हुआ था लोगों का, उसको देखने के बाद जो आपका अशोका था ना, उसका जो हर्ट था, दैट फिल्ड विद डीप सारो एंड रिग्रेट। मतलब उसे पछतावा भी था और वो थोड़ा दुखी भी था। वाइव्स जो थी और जो वुमेन्स थी ऑफ डेट्स, ठीक है, उनका रोना धोना, फिर बच्चों के मतलब उनके टीयर्स, फिर टेरिफाइंग जो सफरिंग्स थी टू डाइंग मैन, ऑल दिस चेंज द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ अशोका। ठीक है। और वो फिर ढूंढ रहा था कि शांति कहाँ मिलेगी उसको, तो उसको शांति मिली बुद्धिज्म में। जब उसने बुद्धिज्म को अपनाया तो उसको शांति मिली। ही वॉज रिपेंटिंग फॉर हिज डीड। ठीक है, उसे पछतावा हो रहा था उसने जो भी किया उसको। तो इस तरीके से कलिंगा वॉर का काफी डीप जो है असर हुआ था अशोका के ऊपर। फिर उसने बुद्धिज्म को अपना लिया, एंड ही टुक वो ऑफ इनकलकेटिंग द धम्मा टू ऑल मेन थ्रू आउट हिज लाइफ। अभी धम्मा का मतलब कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, या आगे समझेंगे हम क्या है धम्मा। ठीक है, धम्मा की पॉलिसी क्या है, ये कोई रिलीजन नहीं है। अभी अशोका ने क्या किया, इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो अशोका ने जो दिग्विजय या फिर भेरी घोष की जो पॉलिसी थी, मतलब एक वॉर लविंग जो किंग था, वो एक धम्म विजय और धम्म घोष की पॉलिसी को उसने अपना लिया था, मतलब वो पीस लविंग हो चुका था। ठीक है। फिर उसकी जो स्टेट पॉलिसी थी उसमें भी काफी चेंजेस है, जैसे कि उसने मगधन इंपेरियलिज्म जो था उसको रोक दिया। अगर ये कलिंगा वॉर के बाद अगर उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता, तो शायद वो तमिलनाडु के रीजन में जो चोला पांड्या थी उनको भी जीत लेता था। ठीक है। फिर अशोका का जो एज ओल्ड जो पॉलिसी थी उसकी, एग्रेशन एंड कॉन्केस्ट की, ठीक है, वो खत्म हो गई, और जो न्यू पॉलिसी पीस एंड नॉन वायलेंस की वगैरह की, वो स्टार्ट हो गई। ठीक है। फिर वहाँ पे धर्म का एक कॉल आया। ठीक है, धम्मा का कंसेप्ट आया, जहाँ पे सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की गई, और जो है एक तरीके से सोशल कम्युनल हार्मनी जो है वहाँ पे एक तरीके से प्रिवेल हुई। और जो ब्लड थर्स्टी टिरन जो था, अशोका की बात हो रही है अभी, वो एक मैनकाइंड, मतलब इंसानियत का एक तरीके से क्या हो गया, मसीहा हो गया। ठीक है, उसने नॉन वायलेंस की बात की, हु इज कंसेप्ट ऑफ धम्मा। तो ये कुछ इफेक्ट है कलिंगा वॉर के अशोका के ऊपर। और काफी क्वेश्चन आते हैं कि क्या कलिंगा वॉर के बाद जो अशोका में जो चेंजेस आए थे उसी की वजह से जो मौर्यन एम्पायर वो डिक्लाइन हुआ है नहीं हुआ है, तो इसको भी जो है आपको यहाँ पे समझना होगा। अभी इस बेसिस पे आप थोड़ा बहुत जो है वो देख सकते हो। जब हम कॉजेज देखेंगे ना डिक्लाइन की, तो ये चीजें ज्यादा क्लियर होगी, क्या सच में कलिंगा वॉर के बाद जो अशोका में चेंजेस आए थे दैट वाज रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ कलिंगा वॉर और नॉट। ओके। अभी मौर्यन एम्पायर का एक्सटेंड कहाँ तक था, कहाँ तक जोग्राफिकली ये स्प्रेड हुआ था, तो इंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को उसने कवर किया था एक्सेप्ट तमिलनाडु, सदर्न मोस्ट पार्ट। अभी नॉर्थ वेस्ट में आपको यहाँ पे कांधा रीजन तक, काबुल रीजन तक आपको अफगानिस्तान में इसका एक्सटेंड देखने को मिलेगा। फिर उड़ीसा तक आपको ईस्टर्न फ्रंटियर में, इवन प्रेजेंट बांग्लादेश में आपको इसके कुछ एविडेंसेस भी देखने को मिलेंगे। रॉकेट 13 का ऐसा कहना है कि ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट जो ये फैला था एक्सेप्ट सदर्न डायनेस्टी ऑफ चोलादान पांड्यास। ठीक है, क्योंकि रॉकेट 13 में चोलादान पांड्यास को बॉर्डरिंग जो है ना, बाउंड्री पे जो स्टेट थे ऐसा बोला गया है। ठीक है। रॉकेट 2 में ऐसा कहा गया कि केरला जो पुत्र थे वो भी बॉर्डरिंग स्टेट थे, मतलब केरल के लोग। The northern boundary can be inferred from the evidence of inscriptions like मानसेकरा और शाहबाज गरी, जो इंस्क्रिप्शन है पेशावर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। वहां से आप पता लगा सकते हो कि ठीक है, नॉर्दर्न एरिया में इनका जो एम्पायर था वो इतना फैला हुआ था। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो मौर्यन एम्पायर ड्यूरिंग अशोका, ये अशोका के दौरान का मैप है। ठीक है, आप देख सकते हो एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट यहाँ पे अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। यहाँ पे पूरा आपका कश्मीर कवर हो रहा है थोड़ा, अगर आप पार्ट छोड़ दो तो। फिर यहाँ पे आपका प्रेजेंट बांग्लादेश वगैरह सब आ रहा है। ठीक है, अगर आप एक्सट्रीम अरुणाचल प्रदेश वगैरह वाला है जो एरिया, आसाम का वेस्ट ईस्टर्न पार्ट अगर छोड़ दो तो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर तमिलनाडु और केरला का थोड़ा बहुत अगर आप पोर्शन छोड़ दो, इंटर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है अशोका का एम्पायर जो है फैला हुआ था। और अगर ये पॉलिसी ऑफ जो भेरी घोष है उसको अगर छोड़ता नहीं और धम्म घोष की पॉलिसी अपनाता नहीं, तो ये जो रीजन है ना, ये भी और ये भी रीजन जो है हो सकता है इसके अंडर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मौर्यन एम्पायर की एक तरीके से एक्सटेंड आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग अशोका तक। और इतना बड़ा एम्पायर फिर बाद में किसी भी रूलर ने, किसी भी राजा ने इंडिया में फैलाया नहीं था, इवन कोई भी। ठीक है, कोई भी हो, अकबर के टाइम पे भी इतना नहीं था, औरंगजेब ने भी इतना नहीं फैलाया था। तो ये काफी जो है मतलब लार्जेस्ट एम्पायर अगर किसने स्टैब्लिश किया वो इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, अशोका। ठीक है। फिर कंसेप्ट ऑफ धम्म क्या है, या फिर धर्म का कंसेप्ट क्या है, तो इसको धम्म बोलना ज्यादा सही होगा। ठीक है,
धर्म हम इसे नहीं बोलते, ये धर्म था ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या है धर्म, धम्म हो गई। देखो अभी धम्म की डेफिनेशन क्या है और क्या होता है धम्म एग्जैक्टली, थोड़ा बहुत इसको देखेंगे। अभी धम्म का जो प्राकृत जो फॉर्म है ना, ये धम्म जो है ना, ये धर्म का प्राकृत फॉर्म है। ये क्या है? धर्म एक संस्कृत वर्ड है, इसका प्राकृत फॉर्म अगर बोले हम तो धम्म हो जाता है। अभी ये क्या है? एक सेट ऑफ इडिक्ट्स है। धम्म इज अ सेट ऑफ इडिक्ट दैट फॉर्म अ पॉलिसी ऑफ मौर्यन एम्पायर अंडर अशोका। मतलब जो मौर्यन एम्पायर जो था ना, मौर्यन एम्पर अशोका, इसकी जो पॉलिसी थी, स्टेट पॉलिसी, ये आपको जो उसकी धम्म की पॉलिसी है उसमें देखने को मिलेगा। मतलब धम्म क्या है? तो अशोका ने जो उसकी जो स्टेट पॉलिसी बनाई थी कि लोगों को इस तरह से रहना है, ठीक है, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए समाज में रहने के लिए, अशोकन एम्पायर में रहने के लिए, वो था धम्म। ठीक है, कोई रिलीजन नहीं था ये, उसने कोई रिलीजन स्टैब्लिश नहीं किया था, बस उसने लोगों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे। दिस काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, धम्मा आप बोल सकते हो कि एक तरीके से क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। हमारे पास राइटिंग पैड और पेन तो नहीं है, इसलिए हम ऐसे काम कर रहा है। तो देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स टू डिफाइन एंड फाइंड इक्वल इन इंग्लिश वर्ड्स फॉर इट लाइक पीटी मोरल लाइफ, लेकिन ये यूजलेस वर्ड्स है, ठीक है, इनमें आपको फंसना ही। द वर्ड मीनिंग्स लिटरेचर एंड थॉट ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसके अलग अलग मतलब जो है अलग अलग लोगों ने बताए, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि धम्म का मतलब अशोका के लिए क्या था, उसने क्या समझा था इससे और वो क्या चाहता था। द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट अशोका द ग्रेट मीन्स बाय धम्मा इज टू रीड इडिक्ट। अगर आप उसके इडिक्ट पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि उसको क्या कहना था। आप खुद के क्यों वहां पे मतलब विचार रख रहे हो, आप वो देखो ना कि अशोका को क्या कहना था धम्म के कंसेप्ट से, मतलब वो क्या कह रहा था धम्म के कंसेप्ट से। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि वो अपने लोगों के लिए धम्मा का कंसेप्ट क्यों लाया था, उसने क्या रीजन था। तो देखो अभी धम्म जो था ना, वो कोई पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ नहीं था, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कोई आर्बिट्ररी फॉर्मुलेटेड रॉयल पॉलिसी थी, और सबको वो मानना, मतलब ऐसे बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था कि बस सबको मानना ही है। ठीक है, वो ऑटोक्रेटिक नहीं था, मतलब वो अभी सुधर चुका था ना, आफ्टर द आफ्टर एम्ब्रेसिंग द बुद्धिज्म। ठीक है, फिर धम्म जो है ना, एक जनरलाइज नॉर्म्स थे सोशल बिहेवियर के और एक्टिविटीज के, मतलब एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट था जो जनरलाइज नॉर्म्स थे सारे लोगों के लिए। और ये अशोका ने क्यों क्यों इम्प्लीमेंट किए थे, मतलब क्यों लाए थे। तो उसका जो इतना बड़ा एम्पायर था, ठीक है ना, वहाँ पे काफी अलग अलग तरह के लोग रहते थे, तो एक तरीके से सारे लोगों को जो एक साथ बांधने के लिए, एक साथ रखने के लिए प्यार से, उसने ये जो धम्म कंसेप्ट जो है वो लाया था। ठीक है, ताकि जो अलग अलग डिफरेंट सेक्शन से वहाँ पे लोग रह रहे वो एक ही तरह से जो है कम्युनल हार्मोनी में रह सके, क्योंकि वही रीजन था उसका। अभी देखते हैं एग्जैक्ट रीजन क्या थे। तो बाय द टाइम ऑफ अशोका असेंडेड द थ्रोन, मौर्यन इंपीरियलिज्म हैड बिकम कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स हो चुका था। वहाँ पे वेरियस कल्चर को इनकम्पास कर रहा था, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर था। अभी हमने देखा तो अलग अलग तरीके के लोग तो वहाँ पे आएंगे, अलग अलग बिलीफ थे उनके, सोशल सिस्टम थे, पॉलिटिकल पैटर्न अलग अलग थे। तो ये इतनी डाइवर्सिटी थी, इतनी विविधता थी, तो इन सब लोगों को एक धागे में बांध के रखने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए था, और बाय फोर्स तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसने ऐसा कुछ मतलब दिमाग लड़ाया, कुछ तिकड़म लड़ाया, और धम्मा का कंसेप्ट उसने इवॉल्व किया, ताकि सारे लोग उसको फॉलो कर सके, और वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करने के लिए धम्मा का कंसेप्ट लाया नहीं गया था। ये आपको याद रखना है। ज्यादातर हिस्ट्रियन ऐसा मानते हैं कि वो बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए धम्मा का कंसेप्ट लाया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर आप धम्मा की पॉलिसी के बारे में देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे किसी भी धर्म के साथ जो है भेदभाव नहीं किया गया है, किसी भी धर्म को फेवर नहीं किया गया है। हाँ, वो पर्सनली बुद्धिज्म को ज्यादा मानता था, वो अलग सी बात है, लेकिन वो अलग है और धम्मा का कंसेप्ट अलग है। ठीक है, अभी अशोका जो था ना, वो एक तो फोर्सफुली जो है वो इतने बड़े स्टेट को, इतने डाइवर्स स्टेट को मेंटेन कर सकता था, ठीक है, जिसके लिए ट्रिमेंडस एक्सपेंसेस लगते, बहुत खर्चा हो जाता। या फिर वो कुछ सोशल नॉर्म्स बना देता, कोई कोड ऑफ कंडक्ट बना देता, जिससे कि लोग जो है वो सारे के सारे लोग एक्सेप्ट करें। ठीक है, सारे के सारे लोग जिसे एक्सेप्ट करें। तो उसे पता था कि काफी मतलब एक टेंशन चल रहा है सोसाइटी में, क्योंकि हेटेरोडॉक्स थे वहां पे, जैसे कि बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, आजीविका थे। ठीक है, और जो ब्राह्मणिज्म था वो भी था। तो अपने अपने सारे लोगों के जो सपोर्ट बेस तो था, ब्राह्मण्स का भी अलग सपोर्ट बेस था और इनका भी अलग सपोर्ट बेस बन रहा था। तो एक इसेंशियल था कि वो क्या करे, वो हार्मोनी और म्यूचुअल ट्रस्ट बनाए रखे इतने बड़े एम्पायर में, और इसीलिए इसने धम्म का कंसेप्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया था। ठीक है, अभी देर वेर मेनी एरियाज विद इन द एम्पायर वेर नाइदर ब्राह्मण, और कुछ ऐसे एरियाज भी थे जहाँ पे ब्राह्मणिकल सिस्टम भी नहीं थी और हेटेरोडॉक्स सिस्टम भी नहीं थी। वहाँ पे अपनी ट्राइबर जो लोग थे, अपनी मतलब एक अलग ही दुनिया में रहते थे। तो वो तो ना तो ब्राह्मणिकल रिलीजन में मानते थे, ना तो हेटेरोडॉक्स आइडियाज में मानते थे, तो भी उनको भी एक धागे में बांध के रखना था। तो उसके लिए भी ये धम्म कंसेप्ट लाया गया। तो टू मेक एम्पायर सर्वाइव, तो एम्पायर को सर्वाइव करना था उसको, और एक तरीके से कोहेजन लाना था विद इन एम्पायर। ठीक है, अमिट द डाइवर्सिटी, अमिट द डाइवर्सिटी, तो कुछ कॉमननेस अगर आएगी तो
एक बिहेवियर जो होगा लोगों का वो एक समान हो जाएगा, कॉमन अप्रोच हो जाएगा सोसाइटी में, तो सोशल जो प्रॉब्लम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे इजीली। तो इसीलिए इसने धम्म की पॉलिसी को क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था। अभी आपको क्लियर हो चुका है कि ये कोई रिलीजन नहीं था, उसका मकसद बता ये था कि जो उसका जो इतना वास्ट एम्पायर था जिसमें डाइवर्स लोग रहते थे, डाइवर्स कल्चर, बिलीफ, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम वाले लोग रहते थे, उनको बस एक जगह पे हमें उनको बांध के रखना था, और वो भी विद हार्मोनी एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। इसीलिए उसने क्या किया था, धम्मा का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व किया था। अभी इसमें मेन प्रिंसिपल क्या था, कंटेंट क्या था धम्मा धम्मा का, इसको समझेंगे। अभी देखो इसमें कितनी आसान से और मतलब कॉमन बात है, जैसे कि आपको जो है आपके पेरेंट्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है ना, आपको फैमिली को इंपॉर्टेंस देना है, तो यहाँ पे क्या धर्म, मतलब ये तो हर धर्म में सिखाया जाता है। फिर वन शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर यंगर पीपल, ये भी मतलब कितनी अच्छी बात है ना। तो अगर ये सब लोग मानेंगे तो फिर समाज में क्या नहीं होंगे, मतलब नफरत नहीं होगी, लोग झगड़ा नहीं करेंगे, लोगों को हार्मोनी और पीस में रहना चाहिए, ये उसने कहा था। मतलब उसके धम्म के जो प्रिंसिपल्स है ना, यही है, यही उसने लिखा था एडिक्स के ऊपर। फिर एल्डर जो है उनको भी एक तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए चिल्ड्रन के साथ। वन शुड बी ऑनेस्ट, ठीक है, अगर आप ऑनेस्ट रहोगे, ईमानदार रहोगे, ठीक है, तो मतलब करप्शन नहीं होगा। तो कितना मतलब एक तरीके से जो है आज भी इसकी जो मतलब धम्मा की जो पॉलिसी है वो रिलेवेंट है, क्योंकि ये बोल रहा है लोगों की आपको ऑनेस्ट रहना है, आपको ईमानदार रहना है, तो करप्शन नहीं होगा। फिर चैरिटेबल आपको होना चाहिए, अगर आपके पास काफी ज्यादा है तो आप उन लोगों की मदद करो जिनको जरूरत है। और आपको काइंड होना है, आपके जो सर्वेंट्स है, आपके घर में काम करने वाले जो नौकर है, और जो आप उस वक्त स्लेवरी भी थी, तो स्लेव्स के साथ भी आपको सर्व मतलब जो एक तरीके से काइंड होना चाहिए। देयर शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग द पीपल, मतलब एक तरीके से रिलीजियस टॉलरेंस की बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पीपल शुड रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स एंड शुड बी टॉलरेंट, तो ये उस वक्त हमें सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर एवरीवन शुड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, यहाँ पे अहिंसा की बात की गई है, और नॉन इंजुरी टू ऑल लिविंग बींग्स, अभी ये बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस है, और जैनिज्म में भी ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। फिर वन शुड हैव गुड कंडक्ट ऑफ कैरेक्टर एंड शुड बिलीव इन कर्मा, और यहाँ पे इसने ये भी कहा है कि आपको कर्मा के ऊपर बिलीव करना है, और आपको अच्छे कैरेक्टर को डेवलप करना है आपके अंदर। आपको चोरी चकारी नहीं करनी है, आपको नॉन वायलेंस नहीं करना है, आपका कैरेक्टर जो है एक शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, तो आपके कर्म जो है वो भी अच्छे ही होंगे, और अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो अल्टीमेटली यू रिसीव, एक तरीके से आपको शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। और अगर समाज में सारे लोग ऐसे रहने लगेंगे तो दैट डजंट मैटर कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, किस कास्ट से बिलोंग करते हो, किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, किस रीजन से बिलोंग करते हो, आपकी आइडियोलॉजीज क्या है। लेकिन अगर आप इन सारे धम्मा का जो कंसेप्ट दिया गया, जो कंटेंट, ये जो प्रिंसिपल्स हमने अभी देखे इतने सारे, अगर आप इनमें बिलीव कर रहे हो, इनको मान रहे हो, तो देयर विल नो एक तरीके से कोई केओस नहीं होगा सोसाइटी में, सब तरफ शांति होगी, है ना। तो कितना बढ़िया कंसेप्ट था इसका। और यहाँ पे आपको पता चला है कि यहाँ पे ये किसी भी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के ऊपर थोप नहीं रहा है, यहाँ पे कहीं पे भी किसी एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के खिलाफ भड़काया नहीं गया, बल्कि ये कहा गया है कि आपको हर धर्म की इज्जत करनी चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो धम्मा का कंसेप्ट है उसका और बुद्धिज्म का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको यहाँ से समझना होगा। अभी धम्मा का कंसेप्ट क्या सक्सेसफुल हुआ था, देखो अभी रोमिला थापर का क्या कहना है यहाँ पे। तो रोमिला थापर का क्या कहना है कि पॉलिसी ऑफ धम्मा डिड नॉट सक्सीड। व्हाई? It may have been because of Ashoka's over anxiety that it has to be accepted, or his own weakness when in latter part of his reign he became obsessed with Dhamma। मतलब धम्मा में इतना बिजी हो गया वो, ठीक है, कि वो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करना ही भूल गया। इट फेल्ड टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम विच इज सेट आउट टू सॉल्व, ठीक है। जैसे कि सोशल टेंशन था, वो चल ही रहा था। अगर मतलब धम्मा अगर सक्सेसफुल होता तो सोशल टेंशन जो था, ठीक है, तक्षशिला में, जो कि अगेन अशोका के रेन जब था वहां पे भी, मतलब तब भी एक तरीके से रिवोल्ट हुआ था। जब अशोका एज ए प्रिंस था तब भी रिवोल्ट हुआ था, मतलब उसके पिताजी के टाइम पे और अशोका के टाइम पे भी रिवोल्ट हुआ था। मतलब कि वहां पे ऑफिसर जो थे ना वो सुन ही नहीं रहे थे, वो ऑपरेशन कर ही रहे थे लोगों का, और इसलिए लोग रिवोल्ट कर रहे थे। फिर पावर जो थी धम्म महात्मा की वो इतनी बढ़ा दी गई थी कि वो लोगों के लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आया। फिर अशोका के जो सक्सेसर थे ना, उन्होंने धम्मा की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा ही नहीं। धम्मा किस तरीके से फिर सक्सेसफुल होगा, वो फेल हो गया। His policy didn't make any long-lasting effect on society and empire fell after his death। अगर इसकी जो धम्मा की पॉलिसी थी वो अगर चलती और लोगों में अगर बदलाव आते तो एम्पायर गिरता ही नहीं ना। और बाकी उसके सक्सेसर जो थे ना, जो उसके बाद में आने राजा थे, उन्होंने भी इस धम्मा के पॉलिसी को कंटिन्यू किया नहीं। अशोका का जो क्लेम था कि इसके जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में, उसके कोई एविडेंसेस ही नहीं मिले, उसके कोई एविडेंसेस ही नहीं मिले। तो अशोका का जो कंसेप्ट था वो एक तरीके से पूरी तरीके से फेल नहीं गया था, लेकिन कुछ नेगेटिव है यहाँ पे हमने देखा। अभी कुछ पॉजिटिव देखते किस तरीके से अशोका का जो धम्मा का कंसेप्ट था वो सक्सेसफुल रहा है। अभी इसका जो प्रोपेगेशन ऑफ धम्मा था इन श्रीलंका एंड सदर्न ईस्टर्न रीजन, वो थोड़ा वो सक्सेसफुल रहा है। लेकिन यहाँ पे बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया, तो एक तरीके से ये भी जो पॉइंट है आप पूरी तरीके से सक्सेस नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है। फिर इसके कंधार पे जो कंधार रीजन में जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे ऐसा मेंशन किया गया है कि हंटर्स एंड गैदरर्स जो थे ना, उन्होंने किलिंग छोड़ दी थी एनिमल्स की, और वो अभी सेटल एग्रीकल्चर कर रहे थे। तो मतलब कुछ ना कुछ, मतलब 1% लोगों में तो चेंजेस आए ना एटलीस्ट, वो भी अच्छी बात है।
ओवरऑल ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हिज पॉलिसी वाज सक्सेस एज नो इंसिडेंट ऑफ कम्युनल टेंशन मेंशन एनीवेयर। मतलब जब तक वो जिंदा था तब तक तो एटलीस्ट लोगों ने धम्मा की पॉलिसी को 90-80% जो लोगों ने माना था, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी कम्युनल टेंशन वहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे भी उस वक्त कम्युनल टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त पॉलिटिक्स नहीं चलता था, मतलब आज के जैसा, है ना। तो इसलिए कम्युनल टेंशन की जरूरत, मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हमने कुछ मतलब डिस्कशन किया पॉलिसी ऑफ धम्मा के बारे में। होप आपके अभी कंसेप्ट जो क्लियर हो चुकी है, क्या धम्मा का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। काफी सिंपल और इजी टर्म में हमने देखा कि धम्मा क्या होता है, इसका क्या मतलब कंसेप्ट है। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा ना, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे, हमारा जैसे कि इडिक्स हो गया, अभी कंसेप्ट ऑफ अशोका धम्मा हो गया, अभी पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, इनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और साथ ही साथ रिलीजन और स्पिरिट ऑफ रिलीजन को भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक्स है हमारे अलॉन्ग विद द एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट, तो मतलब एक तरीके से हम सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेंगे। फिर हमारा बचेगा मतलब एक तरीके से आर्ट, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर, इनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर को देखेंगे अलॉन्ग विद द शुंगास एंड कारवार। मतलब 2 से 3 लेक्चर और इस टॉपिक के ऊपर आने वाला, काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इसके ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको डिटेल में कवर कर दें। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको क्या करना है, आपको बस पेशेंस बनाए रखना है, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई विल कंप्लीट दिस सिलेबस, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, एंड आफ्टर दैट वी विल लॉन्च मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। तो जो लोग नोट्स खरीदना चाहते हैं वो बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि मैं कोई बीच में छोड़ के जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।